नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। कहा जाता है कि सुरक्षित और स्वस्थ मातृत्व से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है और इसके लिए ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान ज़रूरी बातें यानी कि जो महत्वपूर्ण उचित इलाज के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर ध्यान देना, साथ ही प्रसव संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं उसका व्यवस्थित होना, उसके बाद ही गर्भाधारण करना चाहिए। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि गर्भावस्था में देखभाल कैसे करनी चाहिए और क्या कुछ समस्याएं आती है, फिर उससे निकला कैसे जाए। जिस पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मीना सामंत, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आज उनसे जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, लेकिन पहले उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये आपके द्वारा बताना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पास जितनी भी जो महिलाएं हैं वो आती हैं, तो सबसे पहले उनको क्या कुछ कंसीव करने से पहले क्या कुछ प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, या फिर अगर कोई तैयारी करना चाह रहे हों कपल्स, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए गर्भधारण की। आपने बहुत अच्छी बात की। आई थिंक हर महिला को, हर दंपत्ति को प्रसव धारण करने से पहले ज़रूर इस बात का ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर से मिलने तो बहुत अच्छा होगा जी। देखिए, उनके मन में काफ़ी सारे शंकाएं भी होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, ऑप्टिमाइज़ पहले से किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है आगे के लिए भी। अगर कोई महिला का वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर सकती हैं। कोई चीज़ ऐसी दवाई ले रही हों जिसको पूछ के वो बंद कर सकती हैं, जो शायद प्रेगनेंसी में हानिकारक हो सकती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग जानते हैं कि फोलिक एसिड एक विटामिन है जो कंसीव करने से 3 माह पहले से ही अगर ले तो बच्चे में कुछ ऐसी डिफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ये एक मानी हुई चीज़ है, तो इस चीज़ का सबको फ़ायदा उठा सकेंगे अगर वो पहले से ही डॉक्टर से मिल लें। गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, यानी जो भी कपल्स चाहते हैं कि वो माँ बाप बने, उनको सबसे पहले चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए कि क्या कुछ उनको करना है। इसी पर विशेष जानकारी के लिए देखिए ये कोई खास रिपोर्ट। गर्भावस्था और प्रसव मानव जीवन के सतत प्रवाह की धुरी है, जो अनादिकाल से अनवरत चली आ रही है। हालांकि ये पूर्णतः प्राकृतिक है, पर एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे की परिणति के लिए उचित चिकित्सकीय सेवा नितांत आवश्यक है। मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर निरंतर कम करने में चिकित्सक का उचित परामर्श जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अवश्य करवानी चाहिए। इन जांच में गर्भवती महिला को वजन और रक्तचाप को सही रखने के लिए जरूरी परामर्श भी दिए जाते हैं। चिकित्सक द्वारा प्रसूति की जांच कर उन्हें गर्भकाल में निर्धारित मात्रा में आयरन और कैल्शियम टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान पहले 3 महीने तक हम लोग गर्भवती महिला को सिर्फ फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम के डोज में देते हैं, पहले 3 महीने तक। उसके बाद 3 महीने के बाद आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है और कैल्शियम दिया जाता है, जिसमें आयरन फोलिक एसिड जो टैबलेट है 60 मिलीग्राम उसमें एलिमेंटल आयरन रहता है। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान 100 आयरन की गोली देना आवश्यक है एवं 500 मिलीग्राम कैल्शियम की दवा पर डे के हिसाब से दिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान प्रसूता को खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य खाने से लगभग 300 किलो कैलोरी प्रतिदिन ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। प्रसूता को प्रोटीन से भरे पोषक सुपाच्य खाने मिलने चाहिए। एक गर्भवती महिला की गर्भावस्था के दौरान 11 किलो तक वजन में वृद्धि होनी चाहिए। खाना स्वादिष्ट, तुरंत का पका और साग सब्जी से भरपूर होना चाहिए। गरिष्ठ तैलीय और सफाई से न बने खानों से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को हम प्रेरित करते हैं कि वो संतुलित आहार ले। खासकर उसमें संतुलित आहार में जो लोकल परचेज कर सकती हैं, जो हमारे आसपास है, वो सीजनल जैसे फल फूल हो गए, ये वही उसी का उपयोग करना चाहिए। और उनको ये सलाह देना चाहिए कि एक डाइवर्सिटी ऑफ फूड होता है,
जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ फूड में हर चीज़ लेना है, कार्बोहाइड्रेट से कुछ लेना है, प्रोटीन से कुछ लेना है, कुछ लवण है, आयरन जिसमें रहता है वो लेना है। जैसे कि हरी साग सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है, उसका उपयोग करना चाहिए। केला है, उसके बारे में बताना चाहिए। और हर चीज़ जो आपके आसपास जो मिल रहा है वही फल लें, कम से कम दूध ज़रूर लें, पोल्ट्री से एक चीज़ लें, अंडा लें, या चिकन खाते हैं तो चिकन लें, अगर नहीं खाते हैं तो दूध और पनीर का सेवन करें। गर्भावस्था के दौरान वैसे व्यायाम जिनसे पेट पर जोर पड़ता हो नहीं करने चाहिए। टहलना, हल्के फुल्के व्यायाम तथा मेडिटेशन करना चाहिए। खून की जांच और अल्ट्रासाउंड से मां के स्वास्थ्य और गर्भ में पल रहे शिशु के विकास का पता चलता है। 16 से 20 हफ्ते के बीच होने वाले अल्ट्रासाउंड नितांत आवश्यक हैं। इसमें बच्चे के प्रत्येक अंग की जानकारी, पुरीन और नाल की जानकारी ली जाती है। यदि किसी गर्भस्थ बच्चे में शारीरिक विकार का पता चलता है तो उसके अनुसार परामर्श दिया जाता है। एक सामान्य प्रसूता को पूरे गर्भकाल के दौरान 12 से 14 बार अस्पताल जांच के लिए जाना चाहिए। 28 हफ्ते तक हर महीने, 36 हफ्ते तक 15-15 दिन पर और फिर प्रसव पूर्व हर हफ्ते जरूर अस्पताल में आकर स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जांच बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसमें हम लोग खून जांच की कमी, थायराइड या पेशाब जांच या फिर कोई भी उस रिलेटेड जो भी जांच वो करवाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान 4 बार जांच होना ज़रूरी है। एक 16 वीक्स में, एक 24 to 28 वीक्स पे, एक 32 वीक्स और एक 36 वीक्स पे। WHO के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला को कम से कम 4 बार 16वें हफ्ते, 24 से 28वें हफ्ते के बीच, 32वें हफ्ते, फिर 36वें हफ्ते में चिकित्सक से मिलना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान टिटनेस के 2 टीके 3 माह के बाद पड़ने चाहिए। दोनों टीकों के बीच 1 माह का अंतराल होना चाहिए। बाह्य विभाग में वैसी गर्भवती महिला जिनमें प्रसव के लक्षण हो, उन्हें भर्ती होने की सलाह दी जाती है। भर्ती मरीजों में जो नॉर्मल डिलीवरी होने के लायक हैं, उनका सामान्य प्रसव होता है, और जहां सामान्य प्रसव संभव नहीं है उनके लिए सिजेरियन विधि अपनाई जाती है। MCH के OPD में गर्भवती महिलाओं की हम जांच करते हैं, और यहाँ नॉर्मल डिलीवरी या जितने भी कंप्लेन लेके पेशेंट आती है, पर्टिकुलरली जैसे हाई रिस्क, जिसको सीवियर एनीमिया है, या कोई प्री एक्लेम्शिया की पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट, एक्लेम्शिया की पेशेंट, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इस तरह की पेशेंट, या जिनको पानी गिर रहा है और नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई रिस्क है, उन सब पेशेंट को हम लोग यहाँ भर्ती करते हैं। जिसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ वो तो पेशेंट यहाँ भर्ती रहती ही हैं। उसके अलावा हम लोग BP मॉनिटरिंग के लिए या एनीमिया का लेवल जानने को कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है, फिर और जितना रिस्क है वो सबको हम लोग कवर करने के लिए अपने यहाँ पेशेंट को भर्ती रखते हैं, और उनका यहाँ प्रॉपर इलाज भी होता है। जिसका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, जैसे प्रीवियस सिजेरियन है या कोई फीटल डिस्ट्रेस है, इस तरह की पेशेंट को हम लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अस्पताल में प्रसूता के साथ साथ नवजात शिशु की देखरेख की उचित व्यवस्था रहती है। किसी आपात स्थिति में रक्त की आवश्यकता होने पर ब्लड बैंक से रक्त की कमी भी पूरी की जा सकती है। संस्थागत प्रसव के बहुत फ़ायदे हैं, और आजकल तो लगभग 100% महिलाएं यही प्रेफर कर रही हैं। एकदम देहात एरिया से भी पहुंच जाती हैं लोग। और हमारा जो ये MCH बिल्डिंग है नालंदा मेडिकल कॉलेज का, साल भर में यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, और खासकर नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, और पूरे पेरिफेरल एरिया से अच्छा इनपुट है हमारे यहाँ पेशेंट्स का। और जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम लोग 2 दिन तक महिलाओं को ज़रूर रखते हैं, ताकि किसी तरह का उन्हें कॉम्प्लिकेशन हो तो वो हम ससमय उससे मैनेज कर सकें। और सिजेरियन के बाद हम यूजुअली 8 दिन तक महिलाओं को रखते हैं यहाँ पे, और पुनः उन्हें 45 दिन बाद फिर से हम लोग देखने के लिए बुलाते हैं, और साथ में जाने के समय उन्हें परिवार नियोजन के बारे में भी सलाह देते हैं, और खान पान के बारे में भी सलाह देते हैं। स्वस्थ भारत एक स्वस्थ माँ के गर्भ में पलता है, इसलिए स्वस्थ भारत के लिए संस्थागत प्रसव आवश्यक है। मैम, एक चीज़ और है, कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाते हैं गर्भावस्था के दौरान। कॉम्प्लिकेशन कई बार ज़्यादातर देखा गया है कि कई तरह के कॉम्प्लिकेशन। मैं चाहूँगी कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं और फिर उससे निकला कैसे जाए, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, कुछ तो होता है, कभी कभी पेशेंट को पहले से ही कुछ
किसी भी महिला को पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो रखी होती हैं और तब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो जैसे मैंने एक चीज़ मेंशन की, जिनका वेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, वो उसका प्रेगनेंसी पे प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है किसी को पहले से डायबिटीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जिनको पहले से हैं और वो जानती हैं, तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ हेल्थ में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा होता है प्रेगनेंसी पर से में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए वो थोड़ी प्री डिस्पोज्ड होती हैं। तो वो जैसे जैसे हम प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हम लोग एक्चुअली देखते हैं क्या है और हो तो नहीं रही हैं, या उससे कैसे बचाव किया जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए प्रेगनेंसी में हम बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि हमको मालूम है प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक वो रिस्क रहता है, किसी को कोई लोग प्री डिस्पोज रहता है, या हम लोग तो इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल बोलते हैं। तो डायबिटीज़ भी 5 से 10% महिलाओं में हो सकता है प्रेगनेंसी में। ये हम लोग मतलब जिनको पहले से है वो एक अलग चीज़ है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज रहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में होते हैं। अच्छा, कोई भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, हो और उसको तुरंत पकड़ लें या होने से रोक सकें। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम लोग मतलब वो बेस्ट आउटकम हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी हुए, जैसे कि यूरिन मतलब पेशाब का इन्फेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, वो थोड़े अगर होते हैं और अगर वो हो जाता है तो उससे प्रेगनेंसी में असर पड़ता है, जैसे टाइम से पहले मतलब प्रसव हो जाना या यूरिन में वो इन्फेक्शन बढ़ जाना, जिससे कि जो कि किडनी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग समय समय पर यूरिन का कल्चर भी कराते हैं, क्योंकि जब किसी को पेशाब में जलन होती है तब तो कोई भी कराता है, मगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बिना सिम्टम के भी, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि है तो नहीं, या इन्फेक्शन गंभीर रूप लेने से पहले ही हम उसको ट्रीट कर सकें। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। फिर दूसरी हम लोग हमेशा बात करते हैं एनीमिया की, खून की कमी। हमारी महिलाएं थोड़ा सा तो अपने लिए लापरवाह होती हैं, अपना खाना पीने में उतना ध्यान नहीं देती हैं और दूसरों की सेवा ज़्यादा करती हैं, और या फिर कभी कभी उनको पहले से पीरियड्स बहुत हैवी हो रहे होते हैं या जल्दी बच्चे हो रहते हैं, जिसके कारण उनका ब्लड उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। कार्यक्रम में है और भी बहुत कुछ आपके लिए, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद जिनको पहले से बीपी है, बीपी भी अलग अलग तरह के किस कारण से बीपी है बढ़ा हुआ, वो भी देखना पड़ेगा, मगर बीपी कंट्रोल होना ज़रूरी है। और कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सी दवाइयाँ दी हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में वो महिला ना ले, अगर वो उसके साथ कंसीव करती हैं तो वो हम लोग दवाइयाँ चेंज कर देते हैं। किसी स्त्री में कि वो जब गर्भधारण हुई है तो उसमें जो जेनेटिक समस्याएं हैं उसके बच्चे में भी आ गया है, तो फिर ऐसे में कैसे इस समस्या से निकल सकती है ताकि उसके बच्चे तक ये चीज़ें ना पहुँचे? इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ तो हम लोग रोक सकते हैं, कुछ नहीं भी रोक सकते हैं, मगर हम लोग अगर हमें पता चल गया ये है तो पेशेंट के पास फैमिली के पास एक मौका है डिसीजन लेने का कि वो ऐसा बच्चा को रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे। तो कुछ तो होती है माइनर होती हैं, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कुछ लाइफ से रिलेटेड होती हैं
हो सकता है बच्चा अपंग हो या हार्ट का मेजर प्रॉब्लम हो जो उसकी लाइफ को वो कर सकता है, या कुछ ऐसी होती हैं वो बच्चा शायद बचे नहीं मगर शुरू में ही पता चल जाए तो उस लेडी को इतना लंबा समय उसके साथ अनसर्टेनिटी में नहीं वो रहना पड़ता है। एक हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने के कारण बच्चे में मंदबुद्धि होना और कुछ हार्ट के और ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उस कुछ ब्लड टेस्ट से हम लोगों को अंदाज़ा लगता है। अगर हम लोग फाइनली जानना चाहें या किसी महिला की जिसकी बहुत एज ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं या जिसके फैमिली में पहले भी ऐसा हुआ, तो उसको डायरेक्ट टेस्ट करने के लिए या तो अंदर से माँ के जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका टेस्ट कराते हैं, या माँ के ब्लड में भी आजकल नॉन इन्वेजिव टेस्ट भी आ गए। वो 100% नहीं होते हैं मगर काफ़ी हद तक पता लग जाता है बच्चा इफेक्टेड है कि नहीं है। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड और इन सब में भी कुछ होते हैं जो बिल्कुल लाइलाज होते हैं, तो फिर उसमें फिर IVF और उसका सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, आपने वैक्सीन की भी बात कही है। कौन कौन से टीके हैं ऐसे जिनको लगाना बेहद ज़रूरी है गर्भधारण से पहले या गर्भधारण के बाद? देखिए, गर्भधारण से पहले तो जो जितने भी पीडियाट्रिक वो रहते हैं, चिकन पॉक्स का हो चाहे मीज़ल्स मम्स इसका हो, और आजकल हमारे पास हम लोग लड़कियों के लिए HPV जो कि सर्वाइकल कैंसर, ये सब पहले लगते हैं। अगर किसी के पास छूट गए हैं और वो हमारे पास आई है तो हम लोग चेक अपना कर सकते हैं। उसको एक मौका है हमारे पास कि प्रेगनेंसी से पहले उसको दे दें, क्योंकि हर वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं लगता है। प्रेगनेंसी में लगने वाले जो कुछ वैक्सीन्स हैं हम लोग सब लोग जानते हैं, टेटवैक, और टेटवैक के साथ आजकल डिप्थीरिया आ गया है सरकारी, उसमें TD मिलता है। तो टेटनस और डिप्थीरिया का लगता है, 2 इंजेक्शंस लगते हैं। और अब सरकारी में तो TD लगता है मगर प्राइवेट में Tdap भी मिलता है जिसमें टेटनस डिप्थीरिया परटेसिस तीनों का लगता है। इन्फ्लुएंजा के बीच बीच में काफ़ी हम लोग तो देख रहे हैं, कोविड से हम लोग गुजर चुके हैं, इन्फ्लुएंजा बीच बीच में आता रहता है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स हैं जो कि हर एक इंसान को तो नहीं लगते मगर प्रेगनेंसी में बोला जाता है, क्योंकि अगर किसी को ये इन्फ्लुएंजा हो तो काफ़ी सीरियस रूप धारण करता है। इसलिए प्रेगनेंसी एक एरिया है जहाँ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग रेकमेंड करते हैं। और फिर अगर किसी का कोई छूट गया या बहुत हाई रिस्क है, हेपेटाइटिस B का लेना चाहे तब, अदरवाइज़ ज़्यादा हम लोग वैक्सीन्स, किसी को कुत्ते ने काट ही लिया हो रेबीज़ का देना पड़े, बट अदरवाइज़ ये वाले वैक्सीन्स हैं जो हम लोग रूटीनली देते हैं। जी, आपने कहा था कि BP और जो डायबिटिक हैं वो भी एक तो ड्यूरिंग वो प्रेगनेंसी भी हो सकती हैं या पहले से भी होती हैं। एक चीज़ है जो थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूँगी कि जैसे कई बार है कुछ महिलाओं को जिनको थोड़ी सी जानकारी की कमी है, उनको ये लगता है कि मुझे तो BP है, मैं तो डायबिटिक हूँ, तो शायद मैं कंसीव ही नहीं कर पाऊँ, या अगर मैंने कंसीव किया है तो शायद वो टिकेगा नहीं, या बहुत तरह की उनके दिमाग में बहुत तरह के सवालात चलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि उसको आप दूर करने की कोशिश करें कि क्या ऐसी महिलाओं के लिए भी सफल और सुरक्षित मातृत्व वो देख सकती हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग BP की बात करते हैं। जिनको पहले से BP है, BP भी अलग अलग तरह के किस कारण से BP है बढ़ा हुआ वो भी देखना पड़ेगा, मगर BP कंट्रोल होना ज़रूरी है। और कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सी दवाइयाँ दी हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में वो महिला ना ले, अगर वो उसके साथ कंसीव करती हैं तो वो हम लोग दवाइयाँ चेंज कर देते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो BP कंट्रोल में रहे, क्योंकि बाकी आगे के लिए भी और प्रेगनेंसी के लिए भी वो ज़रूर कंसीव कर सकती हैं, और बट सही उसमें उनको जाना है और रेगुलर चेकअप में रहना होगा, क्योंकि जिनको पहले से BP है उसमें भी प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, मतलब कि तो दूसरी चीज़ जैसे बोली, प्रेगनेंसी में भी BP बढ़ जाता है। 5वें महीने के बाद जो BP बढ़ने लगता है उसको हम लोग प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं, यूरिन में अगर उसके साथ प्रोटीन भी आ रहा हो जी, तो ये बच्चे को भी इफ़ेक्ट करता है, माँ को भी। अनेक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, बच्चे का ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकता है, अचानक से माँ को चमकी आने लगती है ब्रेन इफ़ेक्ट होने की वजह से, जिसको हम लोग एक्लेम्शिया कहते हैं। उसके अलावा यूरिन में कमी आना, ब्लीडिंग होना, कई एक ऑर्गन को ये प्री एक्लेम्शिया इफ़ेक्ट कर सकता है। इससे बचा जा सकता है, जैसे हम लोग रेगुलर BP चेकअप करें, यूरिन में एल्ब्यूमिन देखें, और लो डोज एस्पिरिन हम लोग देते हैं ये ना हो पाए,
और जिसको बीपी बढ़ जाता है उसको दवाइयों से कंट्रोल करके रखना है। देखिए दवाई लेना ज़रूर है, क्योंकि बीपी को कंट्रोल करके रखने से ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए ये डरना नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो उन्होंने करनी है, मगर सही तरह से उसमें बढ़े तो ये चीज़ सही रहती है। जी कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण की भी जो खतरा है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्या ये सही है? सही कुछ हद तक इसलिए है कि हमारे बॉडीज़ में कुछ इम्यूनोजेनिक मतलब आते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो होता है बाकी सबसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसको एक बॉडी में एक बच्चे को पालना है जिसको एक फॉरेन, उसमें काफ़ी प्रोटीन्स फॉरेन भी हैं, तो इसलिए बॉडी अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा लो रखता है बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए। मगर इसकी वजह से वो कुछ इन्फेक्शंस ज़्यादा प्रोन होते हैं, और फिर जैसे तो इसलिए उनको लेडीज़ को इस समय बाकी जिनको संक्रमण है, इन्फ्लुएंज़ा है या खांसी जुकाम कुछ भी हो रहा है, तो उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, बहुत पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करना चाहिए। और कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जैसे कि आप जानते हैं HIV है, वो बच्चे में भी जा सकता है। तो ऐसे कुछ इन्फेक्शंस हैं जो माँ को तो इफ़ेक्ट करते हैं, साथ साथ बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए उनसे बचना ज़रूरी है। जी एक चीज़ और है मैम कि जो वज़न जिन महिलाओं में आवश्यकता से ज़्यादा है, या फिर सामान्य से कहें कि सामान्य से ज़्यादा है, क्या वैसी महिलाएं गर्भधारण कर सकती हैं कि नहीं? कर सकती हैं जी, मगर उनको मुश्किल हो सकती है गर्भधारण करने में। बहुत मोटापा होने की वजह से कभी कभी जो अंडा बनता है, ओव्यूलेशन हम लोग बोलते हैं, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। हम लोग PCOD PCOS बहुत सुनते हैं यंग गर्ल्स में, उसमें यही होता है, वेट का भी इफ़ेक्ट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसके कारण अंडा टाइम से नहीं बनता, सही समय पे नहीं बनता, और उनको गर्भधारण करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका इलाज, इसका तो खैर इलाज है ही, मगर थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है, और ऐसी महिलाएं अपना वज़न कुछ कम करेंगी तो कई बार उन्हें बिना इलाज के भी गर्भधारण हो जा सकता है। जी दूसरा है गर्भधारण में ब्लड प्रेशर की परेशानी, डायबिटीज़ की परेशानी, ऑपरेशन के ज़्यादा चांसेस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जी। उनमें। गर्भावस्था के दौरान काफ़ी कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें अपनी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आपके लिए है कुछ ज़रूरी बातें। सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भावस्था के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले 6 महीनों में, 7वें और 8वें महीने में हर 2 हफ्ते में, और 9वें महीने में हर हफ्ते चिकित्सक से मिलें। एनीमिया, HIV और ब्लड प्रेशर सहित सभी जरूरी जांच करवाएं। फल, सब्जियां, मांस, अंडे और साबुत अनाज खाएं। फैटी फ्रूट से बचें। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि करें। आराम करने की तकनीकें अपनाएं, जैसे कि धीरे धीरे सांस लेना या किसी शांत जगह की कल्पना करना। ये तनाव कम करने में सहायक है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड युक्त विटामिन चिकित्सक के निर्देशानुसार लें। धूम्रपान, कच्ची या अधपकी मछली, उच्च पारे वाली मछली, अधपका मांस और मुर्गी, नरम पनीर और अंकुरित पदार्थ का सेवन गर्भावस्था के दौरान नहीं करें। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको किस तरह की दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए? मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ये भी बताएं आप। हाँ, देखिए लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, और हम लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी नहीं भूलनी चाहिए। आप बोल रहे हैं सवेरे कैसे उठना चाहिए, तो आई थिंक भगवान का नाम याद करते हुए उठना चाहिए। बिल्कुल। बहुत देर तक महिला को भूखे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रात भर से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, करीब 8-10 घंटे हो चुके होते हैं, तो सवेरे देर तक ना नाश्ता करने वाली या सब पूजा पाठ करने के बाद खाने वाली आदत भी सही नहीं है। तो सवेरे उठ के नाश्ता या कुछ भी, अनाज, दूध, कुछ भी सवेरे जल्दी उसका सेवन करें। उसके बाद देखिए, वो कई बार लेडीज़ बोलती है ना, बहुत नींद आती है, कमज़ोरी होती है, वो होता है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो हम लोग मोटा मोटी तौर पे कहें, सबका अपना एक रूटीन अलग होता है, तो दिन के खाने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा ज़रूर लेट के आराम करें।
और रात में 8 घंटे की नींद सबके लिए बोली जाती है और इनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, खाने में नियमित रूप से खाएं। ब्रेकफास्ट, लंच, दिन का खाना और रात का डिनर, ये तो लेना ही है। बीच बीच में भी 1-2 घंटे पे अपना कुछ कुछ लेते रहें जी। और सोने का और एक्सरसाइज जहाँ तक है जैसे यूजुअल करते हैं वो अपना करते रहना चाहिए। पूरे टाइम बेड में लेटे रहना ठीक नहीं है, चलते फिरते रहना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, बैक स्ट्रेंथनिंग होती हैं, लेग्स की होती हैं, वो सब अपना उसको नियमित रखना चाहिए जी। और अगर कोई महिलाएं चाहती हैं कि वो घर का काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती, या फिर करना चाहिए या नहीं, मैं चाहूँगी ये भी हमारे दर्शकों को चलते चलते बताएं आप। देखिए, जो जिनको काम करने की आदत है वो करें, मगर बहुत झुक के काम करने वाला, बहुत देर तक खड़े होने वाला, या जिसमें वो थक रही हैं वो काम अवॉइड करिए। क्योंकि बॉडी के मसल्स और लिगामेंट्स भी लैक्स होते हैं, इतना बैलेंस नहीं रहता और आगे चल के कमर दर्द होना और ये वाली सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसलिए करिए, मगर सब चीज़ बैलेंस होके करिए। और जो लोग पहले से करते हैं उनको बहुत रोकने की भी ज़रूरत नहीं है, और जिनको आदत ही नहीं है उनको बहुत विगरस एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है जी। और जो सेफली कर सकें वो करना चाहिए घर का काम। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जो चिकित्सक हैं उनके संपर्क में रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो रहना चाहिए। बिल्कुल। मैम, अब क्योंकि वक्त हो चला है और अब हम दर्शकों से विदा लेंगे। आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए जो निकाला है और जो बेहद ज़रूरी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू जी। तो आपने सुना कि गर्भावस्था के दौरान किस तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, जो एक उचित देखरेख है उसको क्या क्या करना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फिर उससे बचा कैसे जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।